हाय हेलो गुड मॉर्निंग एंड आई एम बैक विथ केस सिनेरियो 4। अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज का केस सिनेरियो 4 आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो केस सिनेरियो दिस इज बेस्ड ऑन सैलरी चैप्टर, तो ये सैलरी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। मिस्टर राजेश शर्मा, जिनका एज है 55 ईयर्स, वो एक इंडियन सिटीजन है एंड इंडियन सिटीजन इज वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन एबीसी इंडिया लिमिटेड. He is getting a basic salary of 58,000 per month and he used to travel frequently out of India for his office work. He left India from Delhi airport on 5th October 2025 and returned to India on 2nd April 2026. ओके तो वो ऑफिस के कोई काम के लिए 5th अक्टूबर 2025 को इंडिया से बाहर गए थे एंड इंडिया रिटर्न किए ऑन 2nd अप्रैल 2026. तो अगर आप लोगों को याद हो, ये जो आपका 5th अक्टूबर 2025 है, जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गए, उस दिन को भी हम स्टे इन इंडिया मानने वाले हैं. ओके चलो ओके अब For previous year 25-26 following informations are relevant. अब previous year 25-26 के कुछ informations आपको दे रखा है. डियरनेस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे, जो उनका बेसिक पे आपको दे रखा है 58,000 पर मंथ, उसका जो 10% है दैट इज योर डियरनेस अलाउंस. कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस दैट इज योर डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स. बोनस आपको दे रखा है 98,000 का. मेडिकल अलाउंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 25-26 अमाउंटिंग टू 60,000. मेडिकल अलाउंस लिखा है. मेडिकल अलाउंस इज ऑलवेज टैक्सेबल. अलाउंस के रिगार्डिंग जो भी हम एग्जामिशन पढ़े थे वहां पर मेडिकल अलाउंस रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं था. दैट्स व्हाई मेडिकल अलाउंस इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. ओके, ही वाज आल्सो रीइंबर्स्ड विथ मेडिकल बिल ऑफ हिज मदर अमाउंटिंग टू 15,000. तो उसके मदर का एक मेडिकल बिल था 15,000 का, वो भी उसके एम्प्लॉयर उसे रीइंबर्स करके दे रखे हैं. नेक्स्ट, he was also transferred a laptop by the company for 15,000 on 31st December 2025. तो उसके कंपनी उसको एक लैपटॉप दे देती है, ट्रांसफर कर देती है, ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है और उसके लिए कंपनी उससे चार्ज करती है 15,000 रुपीज चार्ज करती है. The laptop was acquired by the company on 1st October 2022 for 1 lakh and company was charging a depreciation at the rate 31.666%, assuming useful life of the laptop as 3 years. ठीक है. He was also reimbursed salary of house servant. तो अब ये जो क्या नाम था इसका, राजेश, ये जो राजेश है, राजेश के घर में एक हाउस सर्वेंट था. अब उस हाउस सर्वेंट का जो सैलरी है वो भी उसका एम्प्लॉयर उसे रीइंबर्स करता था एंड सैलरी आपका 4,000 पर मंथ. ध्यान रखना पर मंथ लिखा हुआ है. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू 2,400. तब ये जो प्रोफेशनल टैक्स है, ये प्रोफेशनल टैक्स जनरली एम्प्लॉय पे करता है, बट यहां पर राजेश के बिहाफ में उसका एम्प्लॉयर उसका प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया है, दैट इज 2,400. Equity shares were allotted by ABC India Limited at a rate of 250 per share against fair market value of share 350 on the date of exercise of option. अब यहां पर राजेश को ABC इंडिया लिमिटेड से इशॉप मिल रखा है, उसे 400 इक्विटी शेयर अलॉट किए गए एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर, बट जब इन शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू था 350, तो भाई को यहां पर शेयर बेनिफिट हो रहा है 100 का. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड अमाउंटिंग टू 94,000. तो भाई को एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स जिनके ऊपर एसटीटी का भी पेमेंट हुआ है एंड योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अमाउंटिंग टू 94,000. तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एंड इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%. ठीक है. अब ये जो अपना राजेश भाई है, he has exercised the option of shifting out of default tax regime under section 115 BAC. मतलब भाई अपना ओल्ड रिजीम में है. कंसिडरिंग दिस अपने को ये 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ये 5 MCQs का आंसर देना है. सबसे पहला, व्हाट इज द
मिस्टर राजेश शर्माज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को पूछ रहा है। तो उसके लिए सर अपने को देखना पड़ेगा ये जो अपना मिस्टर राजेश करके है ना, ये सर कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। सर कुछ दे नहीं रखा, तो सर अपने इसको जनरल कैटेगरी कंसिडर करके चलेंगे, बिकॉज कोई डाटा दे ही नहीं रखा जिसे हम कंसिडर कर सकेंगे ये सर स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करता है या फिर अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो अपने कंसिडर करेंगे कि ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो अगर ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, इन दैट केस अगर अपने को इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो फिर सर अपने को लेवल 1 का टेस्टिंग करना है। सर लेवल 1 में 2 कंडीशन रहता है, लेवल 1 में 2 कंडीशन रहता है और दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो कंप्लाई कर लेगा, इन दैट केस he will be considered as a resident। सर क्या थे 2 कंडीशन? एक, ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर होना चाहिए। एंड सेकेंड, ड्यूरिंग करेंट प्रीवियस ईयर उसका स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर होना चाहिए। एंड करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन वो कंप्लाई कर लेता है, इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है भाई? और आने वाला है। ये दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन वो कंप्लाई कर लेता है तो भाई बन जाएगा रेसिडेंट, अदरवाइज ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। ओके, तो अब देखते हैं उसका करंट प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया कितना है। अप्रैल का 30 डेज इंडिया में था सर, मई का 31 डेज सर इंडिया में था, जून का 30 डेज सर इंडिया में था वो, जुलाई का 31 डेज इंडिया में था, अगस्त का 31 डेज, सितंबर का 30 डेज सर वो इंडिया में था, अक्टूबर का 5 दिन ही वो इंडिया में था, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। एंड 5 अक्टूबर को वो दिल्ली एयरपोर्ट से आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करता है। और वापिस कब आता है? वापिस आता है वो प्रीवियस ईयर 26-27 में, दैट इज योर 2 अप्रैल 2026। सो इन दैट केस प्रीवियस ईयर 25-26 में उसका स्टे इन इंडिया तो सर इतने दिन है, इसको एक बार टोटल कर लेते हैं सर, 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 5 सर ये आ गया आपका 188 डेज। सो इन करेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में राजेश जी का स्टे इन इंडिया 188 डेज है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो कंडीशन ए को कंप्लाई करते हैं और वो बनते हैं रेसिडेंट। सर अगर वो रेसिडेंट बनते हैं ना, अपने को सर लेवल 2 में जाना पड़ेगा। एंड लेवल 2 में अपने को चेक करना है भाई रेसिडेंट तो है, अब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। लेकिन सर लेवल 2 के टेस्टिंग के लिए जो डाटा अपने को चाहिए, क्या वो डाटा यहां पर दे रखा है? अब लेवल 2 के टेस्टिंग के लिए जो डाटा अपने को चाहिए, दैट अपने को टेस्ट करना है वो आर एंड ओ आर है या फिर आर बट एनओ आर है। सर उसके लिए जो डाटा चाहिए वो डाटा अपने को यहां पर दे नहीं रखा। एक सेकंड सर, लेवल 2 में कंडीशंस क्या थे एक बार वो डिस्कस कर ले क्या सर? अब जो लेवल 2 का अपना टेस्टिंग था वहां पर अपने देखते हैं आर एंड ओ आर और आर बट एनओ आर। अब अगर उसे आर एंड ओ आर बनना है, यहां पर सर 2 कंडीशन है, दोनों के दोनों कंडीशन से कंप्लाई करना रहता है। सबसे पहला कंडीशन, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दो 7 प्रीवियस ईयर उसका स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर होना चाहिए। एंड दोनों कंडीशन कंप्लाई करना है, बीच में एंड आएगा। एंड करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर है, आउट ऑफ दो 10 प्रीवियस ईयर एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस आर इन at least 2 previous year out of last 10 previous year। अब अगर वो ये 2 कंडीशन कंप्लाई करता है, दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करता है, तब वो बनेगा आर एंड ओ आर। और अगर आप यहां पर देखेंगे ना भाई, ये सब कंडीशंस को चेक करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखा, तो सर वो तो अपने कर ही नहीं सकते। चलो फिर अब देखते हैं एक बार ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है। सर ऑप्शन ए एक बार देखो ना, रेसिडेंट बट कैन नॉट डिटरमाइन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। सर अब वो आर एंड ओ आर है या फिर आर बट एनओ आर है, सर ये डिटरमाइन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए सर वो अपने को नहीं दे रखा। बट सर लेवल 1 के टेस्टिंग से इतना तो पता चल गया कि वो रेसिडेंट है। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट सर अपने को कैलकुलेट करना है सर उसका टैक्सेबल परक्यूजिट कितना है। What is this taxable perquisite for assessment year 26-27? असेसमेंट ईयर 26-27 का सर उसका टैक्सेबल परक्यूजिट आपको कैलकुलेट करना है। अब सर परक्यूजिट में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी आएगा क्या? नहीं सर। डीएनएस अलाउंस नहीं सर। बोनस नहीं आएगा सर। ये अलाउंस नहीं आएगा सर। परक्यूजिट सर यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से आपका परक्यूजिट स्टार्ट हुआ है, यहां से लेके यहां तक। ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहां से लेके
यहां तक आपका परक्यूजिट वाला पार्ट है। चलो अब एक एक परक्यूजिट पढ़ते हैं और देखते हैं कितना अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है। सबसे पहला उसके मदर का एक मेडिकल बिल था जिसको एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है 15,000 रुपए का। क्या ये परक्यूजिट टैक्सेबल होने वाला है? जी बिल्कुल ये परक्यूजिट टैक्सेबल होने वाला है। लेकिन सर मदर का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है एक हॉस्पिटल में और जो मेडिकल बिल है वो रीइंबर्स करता है आपका एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है। अब देखो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है ऐसे एक हॉस्पिटल में जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर या फिर एनी सच हॉस्पिटल व्हिच इज अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इन दैट केस सच परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट। बट अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है इन एनी अदर हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटल को छोड़ के एनी अदर हॉस्पिटल में अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और आपका जो भी खर्चा हो रहा है अगर वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, इन दैट केस दैट परक्यूजिट इज टैक्सेबल। तो यहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं मदर का जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है वो वैसे एक हॉस्पिटल में हो रखा है जो ये 3 प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल में कवर नहीं होते हैं। ओके, तो इन दैट केस ये जो 15,000 है ये 15,000 आपका टैक्सेबल परक्यूजिट में जाने वाला है। नेक्स्ट आते हैं सर लैपटॉप के ऊपर। अब कंपनी उसे एक लैपटॉप का ओनरशिप देती है, एक लैपटॉप उसको देती है 15,000 रुपए में। कंपनी उस लैपटॉप को खरीद रखी थी 1 अक्टूबर 2022 को 1 लाख रुपए में एंड कंपनी उस लैपटॉप के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी 31.666%। सर ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर अपने को मैटर ही नहीं करता। क्यों सर? क्योंकि सर अब इस लैपटॉप के ऊपर हम कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट, सर वो स्पेसिफाई किया गया है। लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर फॉर कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट्स हम डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हैं एट द रेट 50% अंडर WDV मेथड फॉर ईच completed year of use, for number of years, for that number of years जितने साल के लिए ये लैपटॉप यूज किया है एम्प्लॉयर ने, फॉर दोज ईयर्स अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट 50% अंडर WDV। तो एम्प्लॉय को ये लैपटॉप ट्रांसफर करने से पहले एम्प्लॉयर इस लैपटॉप को कितने साल के लिए यूज किया है? सर एम्प्लॉयर इस लैपटॉप को परचेज किया है 1 अक्टूबर 2022 को एंड एम्प्लॉय को यह लैपटॉप ट्रांसफर किया गया है 31 दिसंबर 2025। सर ये होता है तकरीबन आपका 22, 23, 23, 24, 24, 25। तो ये तो हो गया सर आपका 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स। तो ये लैपटॉप एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने से पहले एम्प्लॉयर इस लैपटॉप को 3 ईयर 3 मंथ्स के लिए यूज कर रखा है। तो भाई सर अपने डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए कैलकुलेट करेंगे? सर डेप्रिसिएशन हम 3 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे बिकॉज यहां पर लिखा है डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। जितने कंप्लीटेड ईयर्स के लिए वो लैपटॉप एम्प्लॉयर यूज किया है बिफोर ट्रांसफरिंग दिस लैपटॉप टू एम्प्लॉय, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सर लैपटॉप खरीदा गया था 1 लाख रुपए में, अब अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट 50% अंडर WDV मेथड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। सर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका आने वाला है 50,000। अब 50,000 लेस करने के बाद आपका WDV रह जाता है 50,000। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन आएगा 25,000, WDV रह जाता है 25,000। अब इस 25,000 से अपने को फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 12,500। इन दैट केस आपका WDV रह जाता है 12,500। सो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपका WDV रहता है 12,500 एंड कंपनी अपने एम्प्लॉय से कलेक्ट करता है 15,000 रुपया। इट मींस योर परक्यूजिट वैल्यू विल बी नील। परक्यूजिट वैल्यू विल बी नील मींस यहां पर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से जो लैपटॉप ले रहा है उस लैपटॉप का वैल्यू है 12,500 और उसके चलते एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को पे कर रहा है 15,000 रुपया। तो देखा जाए तो यहां पर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। इन दैट केस योर परक्यूजिट वैल्यू विल बी नील। सर यहां पर परक्यूजिट वैल्यू अपना नील आ गया सर। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ऑल्सो रीइंबर्स सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट 4,000 पर मंथ। तो एम्प्लॉय एक हाउस सर्वेंट रखा है, अब उस हाउस सर्वेंट का जो सैलरी है वो भी एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है एंड दैट इज 4,000 पर मंथ। इन दैट केस सर ये आपका वो सिचुएशन बन गया ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। इन दैट केस सर यहां पर आपका टैक्सेबल परक्यूजिट बनने वाला है 4,000 इंटू 12, 48,000 इज योर टैक्सेबल परक्यूजिट अगेन। नेक्स्ट यहां पर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर
2400। सर प्रोफेशनल टैक्स पे करने का लाइबिलिटी एम्प्लॉय का होता है, बट यहां पर एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अगेन सर, लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, सो इन दैट केस यहां पर भी आपका परक्यूजिट बनने वाला है 2400। अब आते हैं सर ये जो ईसॉप वाला पार्ट है ना, सर एम्प्लॉय को यहां पर 400 शेयर्स मिलता है, और जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया ये ईशॉप परचेज करने का, जो शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू था वो था 350, बट जो इशू प्राइस है वो है 250। तो पर शेयर बेनिफिट कितना है, 100 रुपया है, एंड टोटल शेयर्स कितने हैं, 400। इन दैट केस सर टोटल बेनिफिट, टोटल परक्यूजिट आपका बन जाता है 40,000 का। तो अब सर हमने परक्यूजिट का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया, इसको ऐड कर लेते हैं तो अपने को टोटल टैक्सेबल परक्यूजिट मिल जाएगा। पहले आ गया सर 15,000, उसके बाद आपका 48,000, नेक्स्ट 2,400 एंड नेक्स्ट योर 40,000। तो ये हो गया आपका 1,05,400। 1,05,400 इज योर टैक्सेबल परक्यूजिट। ओके, अब अपने को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। असेसमेंट ईयर 26-27 में कितना सैलरी मिस्टर शर्मा के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। ओके, सो सैलरी हेड का अपने को इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बेसिक सैलरी आएगा। बेसिक सैलरी कितना दे रखा है, बेसिक सैलरी दे रखा था 58,000 पर मंथ। ओके, 58,000 इंटू 12 कर लेते हैं, ये हो गया आपका 696,000। अब सर इसका 10% आपका डीए दे रखा था, डीए इन टर्म्स, इसका 10% निकाल लेते हैं, ये हो गया 696,000। नेक्स्ट सर आपका बोनस था, बोनस 98,000 का बोनस है आपका। उसके बाद मेडिकल अलाउंस 60,000, मेडिकल अलाउंस तो टैक्सेबल होता है तो वो 60,000 टैक्सेबल करेंगे, एंड टैक्सेबल परक्यूजिट तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, वो था 1,05,400। 1,05,400। अब सर ये टोटल कितना आ रहा है, तो ये आ गया आपका 10,29,000। अब सर यहां से अपने को पहला तो लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। 50,000 क्यों, क्योंकि दे रखा है शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स 2400 जो एम्प्लॉयर ने पे कर रखा है। सो आफ्टर कंसिडरिंग दिस डिडक्शन व्हाट विल बी योर इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर ये होने वाला है 976600। दिस इज द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी 9। ओके, ये आ गया आपका ऑप्शन ए आ गया। अब सर अपने को कैलकुलेट करना है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले अपने को पहले से टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर सैलरी हेड का इनकम तो अपने को पता चल गया 976600। अब सर और कोई इनकम है क्या? यस सर, कैपिटल गेन का एक इनकम था। सर कैपिटल गेन का इनकम कितना था? 94,000 का इनकम था सर। 94,000 का कैपिटल गेन हेड का इनकम था। तो सर टोटल इनकम उसका बन जा रहा है, टोटल इनकम उसका बन जा रहा है 10,70,600। 10,70,600 उसका टोटल इनकम बन गया। ठीक है सर, टोटल इनकम बन गया। इसके ऊपर अपने को टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। ध्यान रखना भाई अपना ओल्ड रिजीम में है। ओके सर आपने कोई डिडक्शन यहां पर कंसीडर नहीं किया बिफोर कैलकुलेटिंग योर टोटल इनकम, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखा बराबर, तो अपने कंसीडर करेंगे कि दैट नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर दिस एसएससी। ओके चलो, अब अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है। सर जब अपने टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, ये जो आपका कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना है? 94,000। सर ये तो टैक्सेबल होने वाला है स्पेशल रेट पे। व्हाट इज द स्पेशल रेट? 20%। सर निकाल लो इसका 20% कितना आ रहा है। 20% आ रहा है 18,800 आ गया आपका ये 20%। ओके, अब सर इसको छोड़ के ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो टैक्सेबल हो गया स्पेशल रेट पे, इसको छोड़ के जो आपका अदर टोटल इनकम रह गया, जो आपका अदर टोटल इनकम रह गया सर, वो तो टैक्सेबल होने वाला है स्लैब रेट पे। चलो एक बार कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज द टैक्स एज पर स्लैब रेट। स्लैब रेट वाला टैक्स कितना आया? सर स्लैब रेट वाला टैक्स अपना आता है अब एक सेकंड सर, स्लैब रेट में टैक्स तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सर ओल्ड रिजीम में है, अगर ओल्ड रिजीम में है तो फिर सर अपने को देखना पड़ेगा उसका एज कितना है। कंसिडरिंग दैट अपने को स्लैब रेट यूज करना है। सर एज है उसका 54, तो फिर सर कौन सा स्लैब रेट यूज करूं जहां पर बेसिक एग्जामिशन लिमिट रहता है 2,50,000। हमेशा ये चीज ध्यान रखना भाई। ओके
सर स्लैब रेट के हिसाब से उसका टैक्स आ गया 1,07,820। अब टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ रहा है? ये हो गया आपका 1,26,620। अब सर अपने को हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करना है, इसका 4% निकाल लो भाई। इसका 4% आ रहा है 5,064। 5,064। अब ये 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करने के बाद उसका टैक्स लाइबिलिटी बनता है 1,31,684। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूं इट विल बी 1,31,680। This is your tax liability of Mr. Sharma for assessment year 26-27. 131,680 देखते हैं। 131,680। 131,680। अच्छा 131,690 दे रखा है। जस्ट ए सेकेंड, मे बी शायद मेरे से कुछ कैलकुलेशन में एरर हो रखा हो, एक बार रुक जाओ। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक 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 हो गया डेसिमल्स में। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने डेसिमल्स नहीं देखा, सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। अच्छा अब यहाँ पर जो 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से आ रहा है ना, उसका अगर आप 4% निकालोगे तो ये 4% आ रहा है आपका 5,064.8। तो फिर उसको उसने कंसिडर किया होगा 5,065। इन दैट केस ये आ रहा है आपका 1,26620 प्लस 5,065 करने से 1,31,685। इन दैट केस अब ये राउंड ऑफ हुआ होगा आपका हायर साइड में 1,31,690। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डेसिमल का मिस्टेक हो गया था। चलो ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अब वो ये बोलता है व्हाट वुड बी द total tax liability of Mr. Rajesh Sharma for assessment year 26-27 if he does not exercise the option of shifting out of default tax regime under section 115 BSC and pay tax under default tax regime under section 115 BSC। तो भाई अब अपना न्यू रिजीम में रहकर टैक्स पे करना चाहता है सर, इन दैट केस उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? सर टैक्स लायबिलिटी बाद में कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं उसका टोटल इनकम कितना होगा न्यू रिजीम में। सर ओल्ड रिजीम में टोटल इनकम कितना था, कैलकुलेट कर रखे थे? ये 10,70,600। ये आपका ओल्ड रिजीम का टोटल इनकम है 10,70,600। अब सर ये ओल्ड रिजीम के टोटल इनकम से अगर अपने को न्यू रिजीम का टोटल इनकम निकालना है सर, अपने को दो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर। सबसे पहले सैलरी हेड में जो अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लिए था ना, वो बढ़ के 75,000 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा 25,000 का। ओके नेक्स्ट सर, सैलरी हेड में आपने डिडक्शन लिया था प्रोफेशनल टैक्स का 2,400। अब न्यू रिजीम में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, तो अब 2,400 का जो डिडक्शन हम ले रखे थे अब उसको रिवर्स बैक करना पड़ेगा, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा 2,400। अब ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम, दैट इज 1,07,0600 लेस 25,000 प्लस 2,400। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 10,48,000। 10,48,000। अब सर इसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है अंडर न्यू रिजीम। ठीक है सर, न्यू रिजीम में टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब सर ये जो इनकम है
ये इनकम में जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A, सर वो तो टैक्सेबल होने वाला है अपना 20% से। बिल्कुल, चलो सबसे पहले 20% में उसके ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स एट द रेट 20%। अच्छा, वो वाला कैलकुलेशन मैं इधर कर लूँ क्या? टैक्स एट द रेट 20%, सर 20% टैक्स कितना आएगा? वो तो सर 94,000 था, 94,000 का 20% 18,800 आ गया। ओके, अब दूसरा टैक्स एट द रेट स्लैब रेट। अब स्लैब रेट वाला टैक्स निकालेंगे भाई। यहां पर कौन सा स्लैब रेट लगेगा? 0 to 4 लाख, 4 लाख to 8 लाख, 8 लाख to 12 लाख, वो वाला स्लैब रेट लगेगा न्यू रिजीम में। ओके, अच्छा सर स्लैब रेट में टैक्सेबल होने के लिए उसका इनकम कितना बाकी है? सर ये जो आपका 10,48,000 था, सर यहां से मैंने लेस कर दिया 94,000, तो 10,48,000 से मैंने लेस कर दिया 94,000, सो आपका बचता है 9,54,000। सर इसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर स्लैब रेट। सर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कितना आएगा? सर जो पहला 4 लाख है उसके ऊपर तो टैक्स आपका नील आने वाला है। जो नेक्स्ट 4 लाख है सर उसके ऊपर अपना 5% टैक्स आएगा। सर 5% टैक्स कितना होता है? 5% टैक्स हो गया वो आपका 20,000। एंड अब ये जो आपका रिमेनिंग 1,54,000 है सर, इसके ऊपर अपना टैक्स आने वाला है 10%। सर ये होता है आपका 35,400। ओके ठीक है सर, ये तो हो गया। अब सर यहां पर क्या इस एसएससी को रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलेगा? क्या इस एसएससी को रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलेगा? एक सेकंड सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू रिजीम में कब मिलता है? सर दो कंडीशन है। सबसे पहला आपका जो एसएससी है ना वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और यहां पर ये जो आपके मिस्टर शर्मा है ना वो रेसिडेंट है एंड इंडिविजुअल तो है ही। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल तो है, एंड अगर उनका टोटल इनकम अप टू 12 लाख से, टोटल इनकम अप टू 12 लाख से, इन दैट केस वो बेनिफिट ले सकते हैं रिबेट अंडर सेक्शन, अरे किधर गया, ऊपर है ऊपर। हाँ, अगर उनका टोटल इनकम अप टू 12 लाख से, इन दैट केस वो बेनिफिट ले सकते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A का अंडर न्यू रिजीम। तो यहां पर उनका टोटल इनकम कितना है भाई? सर उनका टोटल इनकम विद इन द लिमिट ऑफ 12 लाख से, इन दैट केस उनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलने वाला है। बट ध्यान रखना भाई, अगर तुम न्यू रिजीम में हो, न्यू रिजीम में जो रिबेट का बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है, दैट रिबेट्स बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। ये हमने डिस्कस कर रखा है। इट मींस सर जो रिबेट है ना, रिबेट सर इसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, बट सर ये वाला जो पार्टी इसके अगेंस्ट में अपने को रिबेट मिलने वाला है। सर अब रिबेट मिलेगा कितना? रिबेट मिलने वाला है सर टैक्स पेबल और 60,000 व्हिच एवर इज लोअर। ध्यान रखना टैक्स पेबल अपने को ये लेना है, बिकॉज इसके अगेंस्ट में तो रिबेट अवेलेबल ही नहीं है। तो टैक्स पेबल 60,000 व्हिच एवर इज लोअर। सर लोअर कौन सा है? सर 35,400। सर इतना अपने को रिबेट मिल जाएगा। सर रिबेट के बाद व्हाट इज द टैक्स पेबल? 18,800। अब इसका अपने को निकालना है 4%। अब 18,800 का अगर आप 4% निकालोगे, 4% सर आ रहा है 752। अब ये 4% ऐड करने के बाद आपका फिगर आने वाला है 19552। तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 19550। दिस इज योर टैक्स पेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर मिस्टर शर्मा फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। अब ध्यान रखना भाई, ये जो रिबेट का हमने कैलकुलेशन किया, एक सेकंड सर, सर वो रिबेट अपना 0.4 में क्यों नहीं आया था? सर ये 0.4 में जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे, जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे अंडर, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड रुको, मुझे वैसे कॉल करना पड़ेगा। प्रिय भाई क्लास रे छे, क्लास रे छे, 10 मिनट खाली। ओके हाँ, तो सर ये जो आप रिबेट का कैलकुलेशन किए पॉइंट नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, सर क्वेश्चन नंबर 4 में रिबेट क्यों नहीं आया? सर क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भाई अपना था ओल्ड रिजीम में, एंड सर ओल्ड रिजीम में रिबेट तब मिलता है अगर आपका जो एसएससी है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो एंड उसका टोटल इनकम शुड बी अप टू 5 lakhs। बट यहां पर जो उसका टोटल इनकम है दैट इज 10,70,600 व्हिच एक्सीड्स योर लिमिट ऑफ 5 lakhs। दैट्स व्हाई सर यहां पर हमने रिबेट का बात ही नहीं किया था। बट जब हम यहां आ रहे हैं, हम जब न्यू रिजीम में आ रहे हैं सर, अब न्यू रिजीम में रिबेट इज
अवेलेबल अगर आपका जो एसएससी है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड उसका जो टोटल इनकम है दैट इज अप टू 12 लाख, और यहां पर जो उसका टोटल इनकम है दैट इज 10,48,000 विच इज विद इन द लिमिट ऑफ 12 लाख, तो यहां पर सर रिबेट एप्लीकेबल होने वाला है। अब हमने रिबेट का कैलकुलेशन किया। अब जहां तक बात है सर रिबेट का, अगर हम अच्छा इसका मैंने एक फॉर्मेट बना रखा था यहां पर। हाँ देखो, अब ये जो रिबेट है ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अब ये रिबेट अगर आप ओल्ड रिजीम में है, इन दैट केस दिस रिबेट इज अवेलेबल फॉर 111A एंड 112। अगर आप ओल्ड रिजीम में है सर, ये रिबेट का बेनिफिट अवेलेबल रहता है फॉर 111A एंड 112। बट अगर आप न्यू रिजीम में आ जाते हैं, इन दैट केस इस रिबेट का बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी ऑफ दिस सेक्शन 111A, 112A, 112, सट्टेबाजी वाला इनकम, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, कहीं पर भी ये रिबेट का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होने वाला। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था। सो कंसिडरिंग दैट सर, अभी जो रिबेट अपने को मिलने वाला है सर, ये रिबेट अपने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टैक्स कैलकुलेटेड एज पर स्लैब रेट, टैक्स एट द रेट 20%। ये जो आपका टैक्स है ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, उसके अगेंस्ट में सर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब रिबेट का कैलकुलेशन हमने किया, रिबेट का बेनिफिट लिया, उसके बाद हमने टैक्स का कैलकुलेशन किया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं अपने केस सिनेरियो 5 में। चलो, थैंक यू।